हाँ तो भैया, हम लोगों ने शुरू किया था एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज, जिसमें हम लोग फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट को कवर अप कर रहे थे, जिसमें 3-4 वीडियो लेक्चर अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। ओके, और उसको आप देख लेंगे तो मैं श्योरिटी से कह सकता हूँ कि आप 70 to 80% एकदम कन्फर्म हो पाएंगे। हाँ, एक ही वीडियो और एक ही बार में देखने की बात है ना, जिसमें हमने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किया है, शॉर्ट क्वेश्चन और उसके आंसर का इजी वे में। उसी में कुछ लॉन्ग क्वेश्चन थे 4-5, उसका भी हमने आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन किया है। और जैसा भी चीज़ें रहे कमेंट में आपको नीड है नोट्स का, है ना, ये सब चीज़ें आप कमेंट कर सकते हैं हमको। ओके, और डिस्क्रिप्शन में लिंक हम टेलीग्राम का भी ऐड कर देंगे, जहाँ से आप नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। ओके ब्रदर, तो चलिए, इस समय गर्मी भी पड़ रही है, शादी ब्याह भी पड़ी हुई है, कहीं ना कहीं रिलेशन में तो कहीं अटेंड करना है सबको, तो वैसे ही सब चीज़ें पढ़ रही हैं, सब चीज़ें हो रही हैं अपने समय के साथ, क्या किया जा सकता है। वैसे ही आप भी, एग्ज़ाम भी होगा समय से, आपको सब अटेंड करना है ना, बढ़िया से एकदम। तो चलिए, सब चीज़ समय के साथ डिस्कस करते हैं, समय के साथ कवर अप करते हैं, ताकि हमें लास्ट मोमेंट में हेजिटेशन ना रहे, घबराहट ना रहे, डर ना रहे किसी चीज़ का। ओके ब्रदर, तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। और आप लोग का ढेर सारा स्वागत है आपके चैनल पीसी फार्मा में। जी हाँ, आप लोग लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं अपने क्लासमेट से, दोस्तों से और घर वालों से भी, क्योंकि हम शॉर्ट्स वीडियो भी ढेर सारे अपलोडेड करते हैं, कुछ जो इंटरटेनिंग तो रहते हैं लेकिन फैक्ट के साथ रहते हैं, है ना, तो आप कर सकते हैं। ओके ब्रदर, देखिए आज का क्या मैटर है हमारा। मेनली आज का हम सीधा सीधा बोले तो बोलने वाले हैं, क्लासिफिकेशन का होगा काम तमाम। है ना, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है, क्वेश्चन है, वो है फार्माकोलॉजी ऑफ दीज टॉपिक्स। तो ऐसे देखिए, फार्माकोलॉजी जब शब्द यूज हो रहा है, तो ये पहले भी मैं बता चुका हूँ कि मैंने 2-3 चैप्टर तक प्रॉपरली नोट्स एकदम बना के पढ़ाया हुआ है, प्रॉपर सब चीज़ों का नोट्स मेरे पास उपलब्ध है फार्माकोलॉजी का। उसको आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, 12-13 वीडियो है उसमें, आप देख सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो प्रॉपर, क्योंकि 2-3 चैप्टर का जो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से 25% क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं 3 चैप्टर तक के। ओके, देखिए फार्माकोलॉजी का क्या मीन था। फार्माकोलॉजी, ओके, फार्माकोलॉजी में स्टडी। अब जब यहाँ पे फार्माकोलॉजी आप दिस ड्रग्स लिख दे रहा है ना, तो इसका आप प्रॉपर सब चीज़ें लिखेंगे। देखिए, पहला तो इंट्रो में क्या डिफिनीशन हुई, फिर जो है इसका क्लासिफिकेशन आ जाएगा, क्लासिफिकेशन सिलेबस में जो आपके दिया था। फिर तीसरा आ जाएगा भैया इसका डोजेज खुराक, है ना। चौथा आ जाएगा फिर इसी में यूजेज। फिर पांचवा आ जाएगा इसी में इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन, है ना, ये सब चीज़ें, कंट्रा इंडिकेशन और इंडिकेशन। तो ये आपको 6 चीज़ हो गई, 6 टॉपिक्स आपको कोलॉजी के अंडर में कवर अप करना है। जब फार्माकोलॉजी लिखते हैं डायरेक्ट कि राइट द फार्माकोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन ड्रग, है ना, तो ये चीज़ें मैटर है। आप क्लियर होना चाहिए कि क्या हमको करना क्या है, आखिर स्ट्रेटेजी क्लियर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आज कुछ टॉपिक्स को, लगभग 25-30 मिनट का वीडियो होगा, और इसके बाद फिर और 1-2 वीडियो लेक्चर में इसको कवर अप कर देंगे। ओके, और आप लोग कमेंट में जरूर बताया करें कि क्या इंप्रूवमेंट करना है या कुछ आपको दिक्कतें हो रही हैं अभी भी, तो हम जरूर सही करेंगे। तो देखिए, पहला टॉपिक है इसमें एनसेड, जिसे NSAID भी बोला जाता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैटर क्या है, वही सब चीज़ें पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे जो अभी पे यहाँ पे बात हुई थी, है ना, इन चीज़ों को। चलिए तो देखिए क्या है लिखा है, डिफिनीशन या इंट्रो, एनसेड यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। इसको सीधे सीधे अगर आप इजी वे में समझिए तो नॉन स्टेरॉइडल, स्टेरॉइड एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा केमिकल है जो हमारे शरीर में एक्टिविटी को बढ़ा देता है, ड्रग की एक्टिविटी को, चाहे सेल्स की एक्टिविटी को, या फिर जो भी जाएगा वहाँ पे काम को बढ़ाएगा। तो उससे क्या होता है, काम को बढ़ाएगा तो आपको अगर कोई चीज़ इमरजेंसी है तो ये कवर अप कर लेगा, है ना। तो लेकिन यहाँ पे मैटर क्या है, नॉन स्टेरॉइडल, ये स्टेरॉइडल नहीं है, यानी कि हम आराम से काम करेंगे ईजी वे में। जैसे कि अभी हम लोग पहले से ही पढ़ना शुरू कर दिए तो आराम से पढ़ते रहेंगे ना, लास्ट में ये थोड़ी है कि 5 मिनट में हम फार्माकोलॉजी कैसे पास करें। ये सब चीज़ें थोड़ा सा हो जाता है ना, लेकिन वो रिस्की रहता है, जैसे साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं। जैसे 5 मिनट पढ़ लोगे लेकिन भूल भी जाओगे, वैसे ही जो तेज़ी से काम करता है वो थोड़ा सा दिक्कत भी करता है हमारे बॉडी को। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, इन्फ्लामेटरी यानी सूजन को कम करने वाला है, और जब सूजन को जो चीज़ कम करती है तो सूजन के साथ क्या क्या कम होगा, दर्द भी कम होगा, क्योंकि जहाँ सूजन होता है वहाँ दर्द भी होता है। तो ऐसी दवाइयाँ हैं जो स्टेरॉइडल नहीं है लेकिन ये सूजन दर्द को कम करती हैं। ओके, चलिए डिफिनीशन देख लेते हैं अब क्या है एनसेड जी। तो ये आपने ओवरव्यू समझा। अब इसमें देखिए डिफिनीशन हम लोग आप ऐसे लिख भी सकते हैं सिंपली, दोज टाइप ड्रग्स विच यूज टू ट्रीट द इन्फ्लामेशन इज नोन एज नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग।
है ना, इसलिए हम लिख भी सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें पता है, बस हम श्योर करते हैं कि हाँ कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं, कुछ शब्द जो है क्या यूज़ होंगे, क्या टर्म्स यूज़ होंगे। ओके ब्रदर, तो बिल्कुल एकदम रिलैक्स होके पढ़िए, क्योंकि घबराएंगे तो कुछ ना कर पाएंगे। सीधी सीधी बात मैं बोल रहा हूँ। देखिए एनसेड में क्या है, एनसेड आर मेडिसिन दैट आर वाइडली यूज टू रिलीव पेन, रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड बीइंग डाउन हाई टेम्परेचर। ओके, एनसेड एक ऐसी दवाइयाँ हैं जो बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ होती हैं, दर्द को ठीक कम करने के लिए, रिलीफ या ठीक करने के लिए, रिड्यूस इन्फ्लामेशन सूजन को कम करने के लिए, और ब्रिंग डाउन हाई टेम्परेचर, और ब्रिंग डाउन यानी कि टेम्परेचर को घटाने के लिए। तो भैया एनसेड का क्या सीन है, AIDS, देखिए ये क्या कर रहा है, पेन को कम कर रहा है, सूजन स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन आप लिख सकते हैं, इन्फ्लामेशन इसको कम कर रहा है, टेम्परेचर को भी कम कर रहा है। ओके, तो ये सब क्वालिटीज इसमें पाई जा रही हैं एनसेड में। अब यहीं पे स्पेसिफिक यूज ऑफ इंक्लूड द ट्रीटमेंट ऑफ हेडेक, अर्थराइटिस, स्पोर्ट्स इंजरी एंड मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स। इसमें कुछ उपयुक्त यानी कि अनोखे या फिर अलग यूज भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि हेडेक सर दर्द को ठीक करेगा, अर्थराइटिस यानी गठिया वगैरह, जॉइंट पेन जोड़ों का जो होता है घुटने में, स्पोर्ट्स इंजरी जो खेलते वगैरह वक्त चोट लगती है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स पेट दर्द जब होता है मरोड़ के साथ, महिला में अक्सर होता है रहता है क्योंकि पीरियड्स आते हैं उनके, और मेल में भी कभी कभार दिक्कत होती है। एग्जाम्पल में है जैसे कॉमनली यूजिंग ड्रग एस्प्रीन, जिसे डिस्प्रीन नाम से जाना जाता है, एस्प्रीन यूज होता है, डिस्प्रीन नाम से आता है, और आइबुप्रोफेन जो न्यूरोफेन नाम से आता है, नेप्रोक्सेन जो नेप्रोसिन नाम से आता है। ये मतलब हमने डिस्कस किया है नाम, और डोलो भी पैरासीटामॉल जो आता है, PCM जिसे बोलते हैं, है ना, डोलो पैरासीटामॉल, ये मार्केट में सब दवाइयाँ उपलब्ध हैं हमारे। अब देखिए यहाँ पे आता है भैया दूसरी टॉपिक हमारी, क्या आता है, क्लासिफिकेशन। पहला हो गया इंट्रो या फिर डिफिनेशन। तो क्लासिफिकेशन में देखिए एक चीज़ जानते रहिए, एनसेट का मोस्टली 99% श्योरिटी रहती है, पूछता है, तो आपको पढ़ लेना है थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा लेंदी है और सब इजी एक्सप्लेनेशन है, छोटा छोटा क्लासिफिकेशन है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैं इसको एकदम प्रॉपरली जब समझ लेंगे आप ना, तो आपको समझ आ जाएगा चीज़ें। ओके, तो क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है समझिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एनसेड। देखिए एनसेड तो एक दवाई है जो कि टेम्परेचर, बुखार, इन सब चीज़ों में काम कर रहा है, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ क्या मतलब है, वर्गीकरण, यानी कि एक ऐसी दवाई तो है लेकिन जब ढेर सारी क्वालिटीज अभी लिखे थे हम लोग ना, पेन को, टेम्परेचर को, ये सब में काम कर रहा है, तो वैसे ही कुछ अलग अलग दवाइयाँ जो है एक ही ग्रुप के एनसेड के हैं, लेकिन उनका अलग अलग एक्टिविटी है, उनका अलग अलग काम करने का तरीका है, और थोड़ा सा किसी का कुछ एक्शन में ज़्यादा काम कर रहा है, किसी का कुछ में, जैसे कोई टेम्परेचर कम करने में ज़्यादा काम कर रहा है, कोई दर्द को कम करने में, कोई सूजन को, तो अलग अलग क्वालिटी है, तो इसलिए इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है, जिसे एक ही जगह पे रखा जा रहा है अलग अलग कैटेगरी करके, तो उसे क्लासिफिकेशन ऑफ एनसेड बोल दिया जाता है। क्यों करना पड़ता है क्लासिफिकेशन, क्योंकि एक ही चीज से संबंधित ढेर सारी चीजें रहती हैं, लेकिन उनमें कुछ माइनर डिफरेंसेस होते हैं, इसलिए क्लासिफिकेशन लिखा जाता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे मेनली 4 कैटेगरी हैं, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स, प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर, सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट। इसमें ढेर सारे ड्रग्स के नाम आप जानते भी होंगे, और जो नहीं जानते हम लोग बताएंगे, डिस्कस करेंगे भैया। ओके, देखिए नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, अब यहाँ पे एक शब्द समझिए, कॉक्स का क्या सेंस है, कॉक्स को बोलते हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज, क्या बोलते हैं, साइक्लोऑक्सीजिनेज, साइक्लोऑक्सीजिनेज। ओके ब्रदर, ये होता क्या है, ये होते हैं एंजाइम, एज वर्ड है ना, एंजाइम, इनके वजह से हमारे शरीर में कहीं ना कहीं दर्द वगैरह, सूजन, इन सब चीज़ों में ये रोल अदा करते हैं अपना। ये भैया दर्द करवाने का, सूजन करवाने का इनका थोड़ा सा ठेका दिया गया है इनको, है ना। ओके, तो अब मैटर क्या है यहाँ पे, देखिए लिखा क्या है, शब्द क्या लिखा है पूरा, ये नॉन सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर। अब कॉक्स जो ये है ना, कॉक्स साइक्लोऑक्सीजिनेज, इनके 2 भाई हैं, कॉक्स 1, ये छोटे बड़े हैं, कॉक्स 1 और कॉक्स 2, तो इसलिए अब इन्हीं का पूरा खेल है, और इन्हीं पे हम लोग पूरा ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, समझेंगे। देखिए तो मैटर समझ गए, तो नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर यानी कि जो एंजाइम है कॉक्स साइक्लोऑक्सीजिनेज, उसको रोकने वाली दवाई, लेकिन वो सिलेक्टिव नहीं है, यानी कि वो चुन नहीं सकता कि फर्स्ट को रोकेगा या सेकेंड को रोकेगा, लेकिन किसी को भी रोक सकता है। ओके, तो जैसे कि इसमें आते हैं दवाई, अब मैटर क्या है समझिए, बात को समझ लीजिए आप, थोड़ा सा समझिए। कॉक्स, इसके वजह से हो रहा है पेन या इन्फ्लामेशन, तो अगर हम इसको ही रोक दें, इसको काम ना करने दें, तो ये नहीं ना होगा, चाहे अगर हो भी गया है तो इसको रोक दें तो हमारा चीज़ें ठीक होने लगेगा। तो यही जो कॉक्स 1 और कॉक्स 2 रहेगा, उसी को रोकने वाली दवाई को नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर बोल रहा है, यानी कि सिलेक्टेड नहीं है किस पे काम करेगा। ओके, चलिए
तो देखिए इसमें कौन कौन सी दवाई आती हैं। अब इसमें भी कौन कौन से केमिकल ग्रुप के अनुसार है, सैलिसिलेट, एस्प्रिन आती है, डाइफ्लूनिसॉल आता है, सेलोल आता है, सैलिसिलामाइड है। ओके, और ये जो है मैंने पेज नंबर लिखा है 2, दूसरे चैप्टर का 24वां पेज है ये, तो ऐसे ये कंफ्यूज मत होइए क्या लिखा हुआ है। फिर आता है प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव, आइबुप्रोफेन, नेप्रोक्सेन, कीटोप्रोफेन, है ना, आइबुप्रोफेन, ये सब जनरली। और ये जानते रहिए, इतना ये कंफ्यूज मत होइएगा कि इतना बड़ा है कैसे याद करेंगे सर, आप तो बड़ा क्लासिफिकेशन का काम तमाम कर रहे थे। तो ऐसे होता है, हाँ ऐसे ही होता है, इसमें भी मैटर में और समझाऊंगा, बस पढ़िए थोड़ा सा। प्रोपियोनिक एसिड में तो ये है, तो ये अगर नॉन सेलेक्टिव में पूरा ना याद करके, अब जो जो आसान लग रहा है ना, 4-5-6 तरीके के लिखे हैं, तो 2-3 याद कर लीजिए इसके अंडर वाले, बस बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल इशू कोई नहीं है। ओके, परेशान नहीं होना। फिर लिखा फेनेमेट जो, और एंथ्रेनिलिक एसिड डेरिवेटिव, ये इसी टाइप के एसिड से ये बना हुआ है। तो मेफनेमिक एसिड जिसे बोलते हैं, जो मेफ्टालिस्फाज में यही रहता है। ओके, इनोलिक एसिड डेरिवेटिव, पायरोक्सिकैम, टेनोक्सिकैम। अगर आपको नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर में ये कैटेगरी नहीं याद है कि ये किससे डेरिवेट हो रहे हैं, तो आप ऐसे नॉन सिलेक्टिव को मेंशन करिए, और यहाँ पे ऐसे आके नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। ओके, और यहीं पे एग्जाम्पल करके इसके सब लिख दिए, क्योंकि आते तो सब इसी के अंडर में, सब काम वही करेंगे, कॉक्स को ही रोक देंगे, उससे जुड़ जाएंगे। ऐसे ये एंजाइम है, मान लो ये एंजाइम है कॉक्स वाला, और इसी से आके जो ड्रग है हमारी जुड़ जाती हैं, जिससे ये अपना काम करना बंद कर देते हैं। तो काम सब एक ही करेंगे। तो आपको अगर कंफ्यूजन हो रही है तो एस्प्रिन लिख दीजिए, डायरेक्ट ऐसे नंबरिंग करके आप लिख दीजिए, एस्प्रिन लिख दीजिए, मेफनेमिक एसिड लिख दीजिए, है ना, आइबुप्रोफेन लिख दीजिए नंबरिंग करके, अगर आपको कैटेगरी नहीं याद हो पाए। बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है ब्रदर। ओके, अगर नहीं याद हो पा रहा है तो पिरोक्सिकैम, टेनोक्सिकैम, फिर देखिए इसमें इस कैटेगरी में कीटोरोलैक, नेबुमेटोन, इंडोमेथासिन, है ना, ये सूजन कम करती हैं दवाइयाँ। फिर यहाँ पे फेनिलब्यूटाजोन एंड ऑक्सीफेनिब्यूटाजोन। ओके ब्रदर, तो ये आपने क्लासिफिकेशन देखा, जिसमें एनसेट का एक कैटेगरी हमने अभी देखा, नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। अब देखते हैं यहीं पे प्रीफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर। प्रीफरेंशियल का मतलब होता है वरीयता देना। दो लोग खड़े हैं, नहीं, अगर इन दोनों में मुझे चुनना है तो मैं पहले को चुनूंगा, ठीक है ना। 2 व्यक्ति हैं, तो जैसे किसी कहा जाए कि इन दोनों में से किसी को चुनिए, तो वो एक को चुनेगा। तो जैसे यहाँ पे वही बोल रहा है कि किस एंजाइम को चुनोगे भाई तुम, तो ये बोल दिया है कि हम कॉक्स 2 को पहले चुनेंगे, उसी पे काम करेंगे, है ना। उसको मजा आएगा भाई, है कुछ उसका सीन, कुछ नहीं, उसका केमिकल स्ट्रक्चर वगैरह ऐसा है कि वो उसी को बाइंड कर सकता है, उसी को रोक सकता है। तो प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर में निमुसाइड आता है, मेलॉक्सिकैम आता है, डाइक्लोफिनेक आ जाता है। ये आपने निमुसाइड और डाइक्लोफिनेक ये जनरली देखा होगा, सुना होगा, ठीक है ना। तो ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कॉक्स 2 एंजाइम को रोक देती हैं, और जिसकी वजह से दर्द और सूजन ठीक हो जाएगा। प्रेफरेंशियल का मतलब वरीयता, तो ये दवाइयाँ जो है कॉक्स 2 पे ही काम करती हैं और इसको रोक देती हैं। फिर आता है सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर। सिलेक्टिव कॉक्स 2 में ये होती हैं सेलिकॉक्सिब, इट्रोकॉक्सिब और पेरिकॉक्सिब। ये कॉक्सिब करके हैं ये। इसमें देखिए सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर, यानी कि इसमें कॉक्स 2 को ही रोका जाएगा, ये चुन के पूरा रोकेगा। ये देखिए बिना चुने रोक रहा था, दोनों पे काम कर सकता था। और ये प्रेफरेंशियल यानी कि कॉक्स 2 को ही वरीयता देगा पहले, उसके बाद बच गया तो कॉक्स 2 से 1 को भी रोक देगा। और यहाँ पे सिर्फ कॉक्स 2 को ही रोकेगा, सिलिकॉक्सिब, इट्रोरिकॉक्सिब और पेरिकॉक्सिब। ओके, अब आता है एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट, यानी कि दर्द को भी कम करेगा, बुखार को भी कम। पायरेटिक मतलब होता है बुखार, और एंटी मतलब बुखार को रोक देना। तो एंटीपायरेटिक विद पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट, हल्का फुल्का जो, जिसमें ये भी मात्रा है कि वो सूजन को भी कम कर सकता है, तो वही बोल रहा है पुअर। तो यहाँ पे देखिए इसमें 2-3 कैटेगरी हैं। कैटेगरी का मतलब है कि केमिकल जो उस जिससे बने हुए हैं। तो पैरा एमिनोफेनॉल डेरिवेटिव है, ये तो याद ही रख लेना भाई। पैरासीटामॉल, जिसे एसिटामिनोफेन भी बोलते हैं, ये 1 नंबर में पूछ सकता है आपसे, ये बिल्कुल याद रखिए। पैरासीटामॉल का अनदर नेम क्या है, एसिटामिनोफेन। ओके ब्रदर। पायराजोलोन डेरिवेटिव क्या है, मेटामिजोल, जिसे डाइपायरोन भी बोलते हैं, प्रोपीफेनाजोन और बेंजोक्साजोसिन डेरिवेटिव नेफोपाम। तो ये कुछ दवाइयाँ हैं, इसमें कुछ नाम याद है आपको, जैसे निमुसलाइड है, और डाइक्लोफिनेक है, पैरासीटामॉल है, मेफनेमिक एसिड है, आइबुप्रोफेन है ना, ये सब चीज़ें आपको याद है, एस्पिरिन है, कीटोरोलक है, ठीक है। तो ये जनरली याद रहना चाहिए आपको। तो चलिए ये हो गया क्लासिफिकेशन भैया। अब आते हैं इसी में दूसरी चीज़ जो मैटर है, क्या है भाई। अब इसमें देखिए एक पेज को ऐसे हम लोग पलट लेते हैं, क्योंकि अब इस रो में हमने लिखा है। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए फार्माकोलॉजिकल एक्शन। हाँ, फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी थोड़ा सा पढ़ना रहता है, बताना रहता है कि आखिर ये दवाइयाँ वर्क किस पे करती हैं। तो ये 7 चीज़ें हो जाती हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में यही होता है कि दवाइयाँ कैसे वर्क कर रही हैं हमारे शरीर पे, क्या कर रही हैं, किसको घटा रही हैं, किसको बढ़ा रही हैं। तो देखिए इसमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन में क्या है,
लिखा है भाई, देखिए लिखा है पहला पॉइंट, इट्स सो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। ठीक है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन काम करता है, यानी कि सूजन को कम करने का काम करता है भाई। ओके, और उसके बाद एस्प्रिन ऑन जीआईटी इनहिबिट इरोजन ऑफ हीमोरेज। एस्प्रिन जो ड्रग है ये गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आंत में हमारे रोकता है। इरोजन मतलब क्षरण, यानी कि जो हमारा आंत है उसमें जो है क्षरण को रोक देता है। अगर यहाँ से पेट वाले पोर्शन से लेके आएंगे आप ऐसे करके, ये फिर आंत तो यहाँ पे पोर्शन से, इसमें अगर कभी कभी नहीं होता एसिडिटी, ब्लीडिंग आएगी, देखोगे स्टूल्स में, ये सब चीज़ सुना होगा, या फिर फेस भी कर सकते हैं, तो इसको रोकता है एस्पिरिन। बाई स्वेटिंग पेरिफेरल एंड वेजोवेट पेरिफेरल डायलेशन इट गिव एंटी पायरेटिक एक्शन। अच्छा, ये जो है देखिए, स्वेटिंग यानी पसीना निकलवा के, और पेरिफेरल वेजो डायलेशन यानी कि हमारे जो यहाँ पे वेजल्स होते हैं साइड साइड में जो है, तो पेरिफेरल नर्व इस पे वर्क करता है। पेरिफेरल और सेंट्रल दो नर्व है, और दो नर्वस सिस्टम है, आपने पढ़ा भी है ना। ओके, तो वेजो डायलेशन होता है, हमारे ब्लड जो वेजल्स फैल जाते हैं, जिसकी वजह से आसानी से पानी वगैरह मतलब पसीना जो है बाहर निकलने लगता है, और एंटीपायरेटिक एक्शन यानी कि बुखार कम हो जाता है। इन द बॉडी पार्ट्स इट रिड्यूस द पेन, ये बॉडी में पेन को भी कम करते हैं। ऑन द सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इट वर्क्स ऑन रिड्यूसिंग स्लाइटली बीपी, ये बीपी को भी कम करने का काम करते हैं कहीं ना कहीं। मेफनेमिक एसिड रिड्यूस स्पास्मोडिक पेन ऑफ स्टमक, पेट के दर्द को ठीक करते हैं आपके मेफनेमिक एसिड। ओके, मेफ्टालिस्पास नाम से जो आता है, ब्रांड नेम है। डोज ऑफ एनसेड, एनसेड यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी की दवाइयों का डोज क्या है, तो पूरा थोड़ी लिखेगा कोई, अब उसमें 50 दवाइयाँ थी तो उसका कौन नाम लिखेगा उतना ढेर सारा। हाँ, 2-3 का बता देते हैं। तो पैरासीटामॉल का 500 mg है, नॉट मोर देन 8 टैबलेट इन 24 आवर, 8 टैबलेट से ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे। एडल्ट की बात हो रही है ना। 500 mg दे सकते हैं, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं दे सकते हम 24 घंटे में, यानी कि 5 × 40 है ना 85 से। ओके, तो हम 4000 ग्राम 4000 mg एक दिन में यूज कर सकते हैं, यानी कि 4 ग्राम, 1000 mg का 1 ग्राम होता है, तो 4000 mg का 4 ग्राम हो गया। तो 24 घंटे के अंदर इतना दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। आइबुप्रोफेन 200 mg नॉट मोर देन 6 टैबलेट इन 24 आवर, 200 mg दे सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो 6 से ज़्यादा नहीं देंगे, तो यानी कि 2 के 12 है ना, 1200 mg से ज़्यादा नहीं हम दे सकते हैं 24 घंटे के अंदर, नुकसान करने लगेगा भैया। इंडिकेशन, इंडिकेशन को आप सीधे सीधे यूज बोल सकते हो, यूज है ना, ये एक ही टॉपिक है, इंडिकेशन और यूज। इंडिकेशन बोलो या फिर यूज बोलो, बात एक ही है। इंडिकेट का मतलब संकेत करना कि आखिर ये क्या संकेत कर रहा है, संकेत यही करेगा ना कि हाँ भाई मैं तो इनको ठीक कर सकता हूँ, यही बात है। तो टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन एज एनाल्जेसिया, पेन किलर, यूज एज एंटीपायरेटिक, टेम्परेचर को कम करना है, हेड एक, डेंटल पेन, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, मसल एक, अर्थराइटिस, कोल्ड एक्सेट्रा। ओके, ये सब दवाइयाँ इसमें यूज होती हैं। अब कोल्ड में क्या, कोल्ड में क्या, कोल्ड में पैरासीटामॉल वगैरह नहीं खाते हैं, बुखार वगैरह थोड़ा बहुत चढ़ता है तो। अब कंट्रा इंडिकेशन का मतलब है, कंट्रा मतलब निषेध, यानी कि जो संकेत कर रहा है उसके प्रति निषेध किन किन चीज़ों का है, तो ये दवाइयाँ किन किन चीज़ों में नहीं देना है हमें, मनाही है। इट इज़ कंट्रा इंडिकेटेड इन ब्रेस्ट फीडिंग मदर, ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उसमें अवॉइड करना चाहिए, नहीं देना चाहिए। इट इज़ अवॉइड इन लीवर डिजीज, लीवर से संबंधित किसी को डिजीज है, सूजन है, ये सब दिक्कतें अगर आ रही हैं बहुत ज़्यादा तो उसको नहीं देना है। इट इज़ अवॉइड इन किडनी डिजीज, किडनी का संबंधित बीमारी है तो नहीं देना है। इट आल्सो अवॉइड इन डायबिटीज़ कंडीशन, डायबिटीज़ कंडीशन में भी इसे नहीं देना है। ओके, अब आता है लास्ट एक पॉइंट है, इट अवॉइड इन एरिथीमिया, अगर किसी को धड़कन वगैरह ज़्यादा, रिदम जो लय है, धड़कन है हमारे हार्ट का, ये सब डिस्टर्ब है तो भी ये दवाइयाँ नहीं देनी। तो आपने ये एनसेड पढ़ लिया, एनसेड में कुछ दवाइयाँ आपको याद होनी चाहिए, और ये क्योंकि ये ज़रूरी है, आप थोड़ा सा बस इसको बढ़िया से ध्यान देंगे, और नोट्स में अगर ज़रूरत हुआ तो आप कमेंट करिए, मैं इसको अपलोड कर दूँगा। ओके, अब आता है सेकेंड पॉइंट जो है आपका लोकल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया। ये दोनों थोड़ा सा छोटे बड़े भाई ऐसे ऐसे हैं, किसी की थोड़ी सी कुछ अलग गुण है, किसी का कुछ अलग गुण है, लेकिन है सब एक ही। एनेस्थीसिया शब्द है तो भाई एक ही है। जैसे ना 2 लोग हैं मान लीजिए, वो कंपनी खोल रहे हैं, ओके, तो वो एक 2 लोगों ने 2 चीज़ों का क्या कहते हैं भार उठाया हुआ है या फिर बांटा हुआ काम, तो ऐसे ही 2 चीज़ें यहाँ पे एनेस्थीसिया ही हैं दोनों। जैसे होता है ना, कास्ट बोल लो चाहे जो भी है, ये चलता ही है, कोई मौर्य है, कोई तिवारी है, कोई हरिजन है, जो भी है, तो ये हो गया उनका वो मैटर, और ये हो गए उनके काम, तो अलग अलग चीज़ें हैं। ओके ब्रदर, तो यही बात है। तो लोकल एनेस्थीसिया यानी कि ये लोकली काम करते हैं, जो भी जनरल मतलब पूरे शरीर, पूरे जैसे ब्रांच। अब जनरल का मतलब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, ये है एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया, ओके, ये हो गया जनरल, ये हो गया लोकल। तो इन्होंने पूरा संभाल लिया है, जनरल यानी पूरे की बात हो रही है, तो ये मान लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में इनका ब्रांच चल रहा है, तो इन्होंने पूरा संभाल लिया है। और लोकल वाले जैसे
ये गोरखपुर में संभाल लेंगे, ऐसे ऐसे अलग अलग। अब बॉडी में जब आएंगे तो एनेस्थीसिया जो है पूरा एक ड्रग है, ठीक है ना, जो शून्य करने का काम करता है, नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करने का, नर्व को ब्लॉक करने का काम करता है। ओके, तो जो जनरल वाला है ये पूरे नर्वस सिस्टम को ही मतलब इनएक्टिव कर देगा एक तरीके से। तो आपको मैसेजेस मिलेंगे नहीं ब्रेन को, शरीर को, तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। और लोकल क्या है, ये कहीं उंगली में ब्लॉक कर देगा जहाँ आप यूज़ करेंगे, पैर में ब्लॉक कर देगा, है ना, आपके यहाँ कलाई पे दिक्कत है, यहाँ पे आपको मान लीजिए स्टिचिंग करना है, टाके वगैरह लगाना, तो यहाँ पे आप लगा देंगे, यहाँ पे ब्लॉक कर देते, तो ये लोकली जहाँ पे आप जो यूज़ करेंगे वहीं पे ये काम करेगा। समझ गए आप बेसिक बातें। तो देख लेते हैं इसकी थोड़ी थोड़ी इंट्रो, क्लासिफिकेशन, ये सब चीज़ें। ओके, कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। हाँ तो भैया एक बात फिर से बोलूँगा, घबराओगे तो कुछ ना कर पाओगे, तो आसानी से आराम से पढ़ते रहो। लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, डिफिनीशन है इसमें। लोकल एनेस्थीसिया आर द एजेंट यूज्ड टू काज अब्सेंस ऑफ पेन सेंसेशन एट डिजायर्ड एरिया ऑफ द बॉडी। ये एनेस्थीसिया जो है ये ऐसा एजेंट है, लोकल एनेस्थीसिया, जो अब्सेंस ऑफ पेन सेंसेशन, हमारे शरीर में पेन सेंसेशन को कम करता है। लेकिन क्या क्या सीन है, एट डिजायर्ड एरिया ऑफ द बॉडी, जहाँ पे भी हमें इच्छा है, ज़रूरत है, उस जगह पे ये पेन सेंसेशन, दर्द की अनुभूति को कम कर देता है। डू नॉट प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट लाइक सीएनएस डिप्रेशन, ये सिस्टमिक इफेक्ट नहीं देता, यानी कि ब्रेन वगैरह पे काम नहीं करेगा। ओके, जहाँ पे आपने यूज़ किया, ऐसे अगर ये ब्रेन हो गया, ये हो गया स्पाइनल कार्ड, और यहाँ पे सब फैले पड़े हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए ऐसे ये नर्व आए, यहाँ पे हाथ वाला पोर्शन है, ऐसे बना दिए समझने के लिए। तो यहाँ पे जो ज़रूरत है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और यहाँ का दर्द कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और लेकिन एक चीज़ इसमें है, ये है कि ये सीएनएस की तरह, जनरल एनेस्थीसिया की तरह ब्रेन को डिप्रेस नहीं करता है, उसको नहीं इनएक्टिव करेगा। सिंपली वी कैन से लोकल एनेस्थीसिया आर दोज एजेंट विच ब्लॉक द पेरिफेरल नर्व एक्शन ऑन डिजायर्ड साइट, नॉट ऑन होल बॉडी सीएनएस। अच्छा, लोकल एनेस्थीसिया जो है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है, और जहाँ पे हमें ज़रूरत है, ना कि होल बॉडी, पूरे शरीर को नहीं, है ना। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये, और ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं, और यहीं से जो पूरे शरीर में फैले होते हैं नर्व, उसको क्या कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल का मतलब ये होता है अच्छी है, किनारे किनारे वाला। ओके, दे आर प्रोड्यूस टेम्पोररी लॉस ऑफ सेंसेशन इन लोकलाइज्ड एरिया विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। ये थोड़ा सा हमें टेम्पोररी सेंसेशन को लॉस करते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए हमें पता ही नहीं चलेगा कुछ भी वहाँ पे, जिस एरिया में हम इसे यूज़ किए रहेंगे, जिस जगह पे। लेकिन हाँ, इससे कॉन्शियसनेस नहीं खोएगा, हमारा चेतना, यानी बेहोश नहीं हो जाएंगे हम। क्लासिफिकेशन क्या है भाई, क्लासिफिकेशन वही, यानी कि दवाइयाँ सब सेम रहेंगी, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें उनकी क्वालिटीज़ अंतर रहेंगी, तो इसलिए उनको हम क्लासिफिकेशन के तौर पे बांट दिए हैं, वर्गीकरण कर दिए हैं इनका। देखिए, इनको दो टाइप में बांटा गया है भाई, इंजेक्टेबल एनेस्थीसिया और सरफेस एनेस्थीसिया। इंजेक्टेबल मतलब जो इंजेक्शन के तौर पे दिए जा सकते हैं, ओके, और उसी में सरफेस एनेस्थीसिया यानी कि जो स्किन पे भी लगाए जा सकते हैं, तो उसमें भी बातें, कई चीज़ें हैं। देखिए, इंजेक्टेबल में भी है, पोटेंसी के डिपेंडेंसी पे इसको बांटा गया है, जैसे कि पावर पे, तो लो पावर, लो पोटेंसी, शॉर्ट ड्यूरेशन, कम पावर करेगा, कम समय तक काम करेगा, शून्य किया रहेगा 5 मिनट 10 मिनट। इंटरमीडिएट पोटेंसी यानी कि बीच, मतलब थोड़ा सा इससे ज़्यादा पावर है इसका, जो कि कम मीडियम समय के लिए लगभग करेगा। हाई पोटेंसी, लॉन्ग ड्यूरेशन, ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा समय के लिए ये रुके रहेगा, शून्य किए रहेगा, है ना। जैसे कि लो पोटेंसी वाले में है प्रोकैन, क्लोरोप्रोकैन। इंटरमीडिएट पोटेंसी या मीडियम ड्यूरेशन वाले में लिडोकैन, प्रिलोकैन। हाई पोटेंसी लॉन्ग ड्यूरेशन वाले में टेट्राकैन, ब्यूपियाकैन और रोपिवाकैन, डिबुकैन। ये है बात, ओके। सरफेस एनेस्थेटिक्स में क्या है, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल। सॉल्युबल यानी घुलनशील, ये घुल जाएगा पूरा, ये शरीर में घूमेगा, ये सब मतलब होगा, घुलने के बाद ये मेटाबोलाइज हो जाएगा, ऐसा होगा, है ना। और यूरिन के थ्रू, इन सब की सहायता से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अब पहले दूसरे तीसरे ये सब वीडियो लेक्चर देख लीजिए, जिसमें आपको ये सब चीज़ें मैंने पढ़ाया हुआ है ना, एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, ये सब चीज़ें जो है। तो सॉल्युबल में कोकैन है, लिडोकैन है, टेट्राकैन है, प्रोप्राकैन है, पेनॉक्सीनेट है। इनसॉल्युबल में है बेंजोकैन है, ऑक्सीथाजैन है, ब्यूटाइल एमिनो बेंजोएट है, जिसे ब्यूटामबेन भी बोलते हैं। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है, आप थोड़ा सा याद रख लीजिए बस। लिडोकैन, ट्रिलोकैन, है ना, रोबिवाकैन है, सब में कैन कैन लगा के है, CAIN, ओके। अब इनका भी देख लेते हैं भैया, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, ओके। चलिए देखिए इसमें क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन यानी शरीर पे ये काम कैसे करेंगे, किस अंग पे क्या, कैसे क्या चीज़ें।
फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो है, लोकल एनेस्थीसिया हैव टू टाइप्स ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन, लोकल एक्शन और सिस्टमिक एक्शन। ये लोकली भी काम करते हैं, थोड़ा सा सिस्टमिक भी इफेक्ट दिखाते हैं थोड़ा बहुत। लोकल एनेस्थेटिक, शॉर्ट फॉर्म लिखा है, लोकल एनेस्थेटिक एडमिनिस्टर्ड ब्लॉक द पर्टिकुलर सेंसरी नर्व एंडिंग एंड मोटर न्यूरॉन आल्सो देन अकर लॉस ऑफ सेंसेशन। लोकल एनेस्थीसिया जब दिया जाता है शरीर में जहाँ भी जरूरत है तो पर्टिकुलर सेंसरी नर्व को, वहाँ के नर्व को ब्लॉक कर देता है, और मोटर न्यूरॉन आल्सो द अकर्स लॉस ऑफ सेंसेशन। सेंसरी और मोटर दो न्यूरॉन्स होते हैं। सेंसरी देखिए यहाँ पे अगर जैसे दो नर्व हैं, ये यहाँ पे मान लीजिए दिक्कत हुई हमें, जो भी है यहाँ पे इंजेक्शन लगाना, तो सेंसरी जो ब्रेन तक मैसेज लेके जाता है और मोटार जो यहाँ से फिर मैसेज लेके आएगा, है ना। अब दोनों का क्या काम है, जैसे कि हमें सेंस होता है कि हाँ यहाँ पे कुछ चुभ गया, तो हम अगर चुभ गया हम ध्यान नहीं दे रहे, हम दूसरी तरफ देख रहे थे, तो क्या होगा, हमारा जो ब्रेन है वो जो यहाँ पे चुभता है तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ हुआ है, तो हम देखते हैं ना, तो वही सेंसरी से हमें सेंस होगा, महसूस होगा, और मोटार से हम फिर एक्शन देते हैं, रिफ्लेक्ट एक्शन, तुरंत कुछ है तो हटा देंगे, ऐसे मतलब साफ कर देंगे, ऐसे कांटा वगैरह चुभ गया चाहे कुछ भी है निकाल देंगे, है ना। तो ये सेंसरी और मोटर। सिस्टमेटिक एक्शन में क्या सेंस होता है, क्या मतलब होता है, लोकल एनेस्थेटिक्स आर अप्लाइड लोकली, गेट एब्सॉर्ब्ड एंड प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा एंड टिश्यू। अच्छा देखिए, सिस्टमिक का यही सेंस होता है, मतलब होता है कि ये जब हम इंजेक्ट करते हैं, शरीर पे लगाते हैं या फिर इंजेक्शन दे रहे हैं जहाँ पे भी ज़रूरत है, हाथ में पैर में कहीं कटा पुटा है, तो ये एब्जॉर्ब हो जाता है, वहाँ पे घुल जाएगा, ब्लड में पहुँच जाएगा। और कितना पावरफुल है, मतलब कितना ज़्यादा हम डोज में लगाए हैं, 10 ml लगाए हैं, 2 ml लगाए हैं, उस हिसाब से ये हमारे सिस्टमिक एक्शन को भी, यानी कि थोड़ा सा बीपी को कम कर देगा, ये सब चीज़ें काम करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑन सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे क्या काम करता है, इन सीक्वेंस दैट एक्शन आर सीन लाइक कोकैन इज अ पावरफुल सीएनएस स्टिमुलेंट काजिंग यूफोरिया, एक्साइटमेंट, मेंटल कंफ्यूजन, रेस्टलेसनेस, ट्रीमर एंड ट्विचिंग ऑफ मसल्स, अनकॉन्शियसनेस। अच्छा ये कि क्या काम करते हैं इन सीक्वेंस में, अगर क्या दिक्कत हो सकता है या कैसे काम करते हैं, ये बात बोल रहा है। ये पहले तो सीएनएस को स्टिमुलेट, पावरफुल सीएनएस स्टिमुलेट कोकैन जो है ये बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट करता है हमारे सीएनएस को, लेकिन ये क्या करेंगे, यूफोरिया, एक्साइटेड कर देंगे, और थोड़ा सा हमें ज़्यादा खुलापन महसूस होगा, एक्साइटमेंट होगा, मेंटल कन्फ्यूजन, हम कन्फ्यूज होंगे, रेस्टलेसनेस हो सकता है हमें, मतलब हमें घबराहट सी होने लगेगी, ट्रीमर, ट्विचिंग, ये ट्विचिंग मतलब सिकुड़न, मसल्स जो है ऐठन जैसे होने लगेगा, और अनकॉन्शियसनेस, हम बेहोश भी हो सकते हैं। तो ये इनका एक्शन है, काम करने का तरीका है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अगर देखा जाए तो। और ऑन सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या होता है, स्लाइटली हार्ट इज डिप्रेस्ड, जो हमारा हार्ट का काम है वो थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, धीरे हो जाएगा। लो ब्लड प्रेशर अकर्स, ब्लड प्रेशर भी जो है कम हो जाएगा, हार्ट का काम होगा तो ब्लड प्रेशर भी कम ही होगा। रिलैक्सेशन अकर्स ऑफ आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल्स भी रिलैक्स कर जाएगा, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, मतलब आर्ट्रियोल्स में जो हरदम पंपिंग होते रहेगा, जब ब्लड, आपने पढ़ा होगा जब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एचएपी में, तो ये बताया गया था, मैंने भी पढ़ाया है। अगर मान लो यहाँ पे हार्ट है तो आर्टरी से निकला है, आर्टरी से आर्ट्रियोल होता है ना ऐसे, फिर आर्ट्रियोल से आर्टरीज निकली होती हैं पतली 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 ऐसे, तो ये आर्ट्रियोल्स भी रिलैक्स हो जाते हैं, फैल जाते हैं आराम से, तो इसी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ओके चलिए, अब यहीं पे डोज ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, इनके डोजेस क्या हैं, लिडोकैन 3 mg प्रति केजी, यानी कि 3 mg के हिसाब से प्रति केजी, यानी कोई बंदा 10 किलो का है तो उसे हम 30 mg लगा देंगे। एंड ड्यूरेशन इज 15 to 60 मिनट, ये 15 मिनट से 60 मिनट तक असर दिखाएगा, यानी यहाँ पे एक बार लगा दिए तो लगभग कम से कम तो 15 मिनट यहाँ पे शून्य करके रखिएगा, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, भले ही उंगली काट दो आप पूरा 15 मिनट बाद, लेकिन हाँ भैया वाट लग जाएगी एकदम दर्द से, क्योंकि पेन रिसेप्टर तब फिर काम करने लगेंगे और नर्व मैसेज ले जाने लगेंगे ब्रेन के पास। प्रोकैन 8 mg प्रति केजी और प्रिलोकैन 7 mg प्रति केजी। तो ये पूरा मैटर था इनका, फार्माकोलॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। अब आता है इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन भी है। ओके, इंडिकेशन में क्या है देखो, सॉरी टेढ़ा हो जा रहा है पेज, सॉरी फॉर लोकली सर्जरी, लोकल सर्जरी के लिए, यानी कि सर्जरी का मतलब वो जो चीड़ फाड़ है उसको करते हैं सर्जरी, कहीं भी चीड़ दिए आप, इंसिजन कर दिए तो वो सर्जरी में आ जाता है। इन कार्डियक एरिदीमियाज, कार्डियक एरिदीमिया, ओके, एरिदीमिया का मतलब होता है जो डिस्टर्ब हो हार्ट रेट। इट इज़ यूज्ड इन नियोनेटल कन्वर्जन, कोई जो बच्चा है उसको कन्वर्जन हो रहा है, कन्फ्यूजन मतलब घबराहट हो रही है तब दिया जाता है। इन क्रोनिक पेन सिंड्रोम इन एडल्ट, एडल्ट में अगर पेन सिंड्रोम देखने को मिल रहा है लंबे समय से, यानी दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसको यूज किया जाएगा। इट इज़ यूज्ड एज पेरेंटल एनाल्जेसिक, इसको हम पेरेंटल एनाल्जेसिक की तरह यूज़ करते हैं, यानी कि जहाँ पे दर्द हो रहा है आप लगा देंगे तो पेरेंटल ही हुआ। पेरेंटल का मतलब होता है इंजेक्शन के थ्रू। आपको जब मैंने डोज एडमिनिस्ट्रेशन या फिर वेरियस रूट ऑफ
ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया था, तो उसमें पेरेंटल पढ़ाया था, इंटीरियर पढ़ाया था, टॉपिकल पढ़ाया था। और छठा क्या है, टॉपिकली अप्लाई ऑन कॉर्निया। कॉर्निया पे कॉर्निया पे यूज़ कर सकते हैं, आँख के पोर्शन पे ज़रूरत पड़ने पे। ओके। कंट्राइंडिकेशन में क्या है भाई, यानी कि किस किस चीज़ में ये मनाही है। तो देखिए, अवॉइड इन अनकोऑपरेटिव पेशेंट, जो भी पेशेंट है वो अनकोऑपरेट यानी कि वो नहीं लगवाना चाह रहा है, उसे दिक्कत है, वो बता रहा है बार बार कि नहीं भाई इससे लगाने से मुझे एलर्जी हो जाती है, तो उसे मत लगाइए। ड्यू टू एक्यूट इन्फेक्शन, किसी को इन्फेक्शन है तो उसको मत लगाइए, इसको लगाने से तुरंत इन्फेक्शन हो जाए उसके शरीर में तो मत लगाइए। ड्यू टू हिस्ट्री ऑफ एलर्जी ऑफ लोकल एनेस्थीसिया, वही देखिए हिस्ट्री में अगर उसे मतलब पिछले दिनों में कभी अगर यूज़ हुआ है तो एलर्जी हो जाता है इन दवाइयों से, लोकल एनेस्थीसिया से, लीडोकैन, प्रोकैन, ये सब लगाने से तो मत लगाइए भैया। इन पुअर ब्लड सप्लाई, अगर किसी की ब्लड सप्लाई नहीं हो रही तो उसको मत लग रहा है। अब जिसका बीपी पहले से लो है और आप लगाएंगे तो उसका बीपी और लो हो जाएगा ना, अभी हम लोग पढ़े हैं। कंट्रा इंडिकेशन आल्सो अकर्स अकॉर्डिंग टू मेडिकल कंडीशन, और मेडिकल कंडीशन के हिसाब से उसके शरीर की क्या अवस्था है उस हिसाब से हम दवाई को देख सकते हैं लगाना है या नहीं लगाना है। ओके, ये सब पॉइंट्स हैं। ओके, और मैं कॉपी लिखने का तरीका डिस्कस कर दूंगा, आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, अब आता है हमारा जनरल एनेस्थेटिक्स एजेंट। ठीक है, हमने जो पेपर सेट किया है उस हिसाब से। तीसरा टॉपिक क्या आएगा हमारा, फार्माकोलॉजी ऑफ क्या, जनरल एनेस्थेटिक एजेंट। तो देख लेते हैं इसको भी, हम लोग खत्म करते हैं ये टॉपिक लोकल और जनरल एनेस्थेटिक का, 2 ही पेज का है ब्रदर। ओके, ठीक है। देखिए क्या है मैटर भाई, अब बता तो दिया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ये वर्क करते हैं जनरल एनेस्थेटिक्स जो है। जनरल यानी कि ये पूरा ब्रांच पूरा मैटर ही संभालेंगे, और लोकल एनेस्थेटिक उनको ब्रांच दे दिया भाई, तो संभालिए ब्रांचेस, है ना। जी हाँ, तो देखिए इसमें क्या है, ये किस कैटेगरी में, ये चौथे चैप्टर में आता है ये। तो इसमें मैटर ये था आपका पूरा देखा जाए तो, कि ऐसी दवाइयाँ थी चौथे चैप्टर में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती थी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती थी। ऐसी दवाइयाँ आती थी जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पे, उसको शून्य करना, उसको स्टिमुलेट करना, ये सब काम था इसका। ठीक है, तो उसी के अंडर में आता है आपका ये वाला पोर्शन, क्या, जनरल एनेस्थीसिया या एनेस्थेटिक्स। देखिए डिफिनेशन क्या है, जनरल एनेस्थीसिया या एनेस्थेटिक्स आर द एजेंट यूज्ड टू कॉज द एब्सेंस ऑफ पेन सेंसेशन इन फुल बॉडी। अच्छा, जनरल एनेस्थीसिया ऐसा एजेंट है या दवाई है जो हमारे पूरे शरीर में पेन सेंसेशन को खत्म करने की क्षमता रखता है ना, फुल बॉडी में अब्सेंस करने का, अनुपस्थित करने का। यानी दर्द हो रहा है, इसको लगा देंगे पूरे शरीर में, ये दर्द को खत्म कर देगा या अनुपस्थित कर देगा। द प्रोड्यूस फुल बॉडी इफेक्ट, ये पूरे शरीर में इफेक्ट दिखाता है। ये देखिए फुल बॉडी है, वो लोकल बॉडी था, लोकल बॉडी पोर्शन था, है ना, लोकल एनेस्थेटिक्स में। या दूसरे तरीके से आप लिख सकते हैं, जनरल एनेस्थीसिया आर द ड्रग इट प्रोड्यूस depression of CNS and are used to produce loss of pain sensation and loss of consciousness reversible। ठीक है, दूसरे शब्दों में यही बोल सकते हैं कि जनरल एनेस्थीसिया ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हमारे प्रोड्यूस करते हैं डिप्रेशन ऑफ सीएनएस, यानी सीएनएस को ही डिप्रेस कर देती हैं, उसको इनएक्टिव कर देंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को ही सीधे। एंड आर यूज टू प्रोड्यूस लॉस ऑफ पेन सेंसेशन, और ये पेन सेंसेशन को भी खत्म कर देते हैं या कम कर देते हैं। एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस रिवर्सिबली, और हमारे कॉन्शियसनेस को भी रिवर्सिबली का मतलब होता है एक बार बेहोश तो करेगा फिर वो होश में भी ला देगा। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस रिवर्सिबली, जैसा था ज्यों का त्यों, यानी कि लगाएंगे इंजेक्शन वगैरह स्पाइनल कार्ड में, ऐसे स्पाइनल कार्ड में यहाँ पे लगाया गया, अब नर्व जो है ब्लॉक कर देगा यहाँ पे, न इसको कुछ फील होगा, न इधर से इधर, न इधर से इधर। तो ये क्या होता है, ब्लॉक करेगा भी और फिर कुछ देर बाद सेम अवस्था में आ भी जाएगा। तो वही बात होगी। उसके बाद लिख रहा है दे आर द कंपोनेंट ऑफ एनेस्थीसिया। ये देखिए इसे कंपोनेंट्स हैं एनेस्थीसिया के, यानी कि काम करने का तरीका सीधे सीधे बोला जाए तो। ये पूछता है कभी कभी स्टेप्स ऑफ वर्किंग एनेस्थेटिक्स, तो ये 3 स्टेप है, एनाल्जेसिया की तरह, एमेंसिया की तरह, इमोबिलाइजेशन या फिर अनकॉन्शियसनेस। पहले एनाल्जेसिया की तरह काम करेगा, दर्द को कम कर देगा। एमेंसिया लॉस ऑफ मेमोरी आपकी लॉस हो जाएगी, यानी उस समय आप सोच समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप पड़े रहेंगे बस चुपचाप। इमोबिलाइजेशन अनकॉन्शियसनेस, आप मूवमेंट वगैरह शरीर का कम हो जाएगा, और अनकॉन्शियसनेस आपको बेहोशी जैसा हो जाएगा अवस्था आपके शरीर का। तो 3 स्टेप है, एनाल्जेसिया, अमेंसिया और अनकॉन्शियसनेस या फिर इमोबिलाइजेशन। एनाल्जेसिया का मतलब पेन को रिलीफ कर देना या पेन किलर की तरह काम कर देना। अमेंसिया यानी लॉस ऑफ मेमोरी, आपको शुद्ध बुद्ध नहीं रह जाएगी, जैसे बोलते हैं ना, शुद्ध बुद्ध खोई है कोई मैंने, है ना ऐसे। उसका तीसरा स्टेप अनकॉन्शियसनेस। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, कभी कभी 2 नंबर में ये भी पूछ देता है। ओके, चलिए ब्रदर, तो ये देखिए क्या मैटर है आगे। ऑल द एनेस्थेटिक्स आर फुलफिल देयर 4 एस्पेक्ट। अच्छा, ये जो 4 एस्पेक्ट है इसी के हिसाब से ये काम करते हैं। 3 है, मतलब
3 बोल सकते हो या फिर 4 बोल सकते हो। इसी के हिसाब से ये काम करती हैं पूरे शरीर में हमारे, जो एस्थेटिक्स हैं या फिर जनरल एस्थेटिक है। क्लासिफिकेशन अगर देख लिया जाए इसका जनरल एस्थेटिक्स का, तो 2 कैटेगरी है, इनहेलेशनल और इंट्रावेनस। इनहेलेशनल यानी कि जो हम स्प्रे के रूप में इन सब तरीके से यूज़ करते हैं, वोलेटाइल लिक्विड है, गैस है। और इंट्रावेनस में जो आपके इंजेक्शन के थ्रू लगाया जाता है, वेंस में, मतलब इंजेक्शन के तौर पे। तो 2 तरीके हैं, इनहेलेशनल और इंट्रावेनस। देखिए वोलेटाइल लिक्विड है और गैस है इसके अंदर। वोलेटाइल लिक्विड का मतलब होता है यानी कि वो ऐसे लिक्विड हैं जो उड़ जाएंगे। वोलेटाइल शब्द आपने प्रोग्नोसिस में पढ़ा हुआ है। वोलेटाइल आर दो सब्सटेंस विच आर इवापोरेट ऑन रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर यानी कि 25 से 30 डिग्री पे ही अगर टेम्परेचर हो गया तो ये हवा में उड़ जाएंगे, जैसे कि आप पेट्रोल देखते हैं। ओके, तो हेलोथेन आता है, ईथर आता है, इनफ्लुरेन आता है, आइसोफ्लुरेन आता है। अब इसमें 8-10 नाम है टोटली मिला के, ये आप याद कर लीजिएगा लिख लिख के। ओके ब्रदर, ओके ये चीज़ें। अच्छा इसमें देखिए ये ऐसे इस तरीके से लिखा है ना, आप ऐसे लिख सकते हैं। इनहेलेशनल यहाँ पे लिखिए, इनहेलेशनल, ओके। और इसका फिर 2 टाइप है, तो आप ऐसे फर्स्ट टाइप लिख दीजिए यहाँ पे जो है इनहेलेशनल करके, इनहेलेशनल में वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड। और फिर यहीं पे ऐसे करके ऐसे लिख सकते हैं आप, क्या इधर था गैस, है ना, ऐसे आपका पेज पूरा भर जाता है। ओके, फिर यहाँ पे आप जो है इंट्रावेनस वाला लिख दीजिए ऐसे खींच खींच के। मैं ऐसे ही पेपर में लिखता था भाई, एक क्लियर भी दिखता था और ये सब। आपको वहाँ पे ये नहीं कि पेज बचाना है, पेज नहीं बचाना है, नोट्स थोड़ी लिख रहे हो, लिखो एकदम छाप के। तो हेलोथेन है, ईथर है, ये सब है। गैस में नाइट्रस ऑक्साइड आता है, देखिए भैया ये, यानी इसको अगर हम सूंघ लेंगे तो हमारा पूरा शरीर जो सुन्न पड़ जाएगा। तो इंट्रावेनस, इसमें कीटामिन आता है, ये इंजेक्शन के तौर पर जो लगाया जाता है। थियोपेंटोन सोडियम आता है, फेंटेनिल आता है, इटोमिडेट आता है, प्रोपोफोल आता है। ओके, ये पेज नंबर है, इसको मत कुछ लिख को देना। ओके, तो ये सब इसके एग्जाम्पल थे क्लासिफिकेशन के अंतर्गत। अब यहीं पे थोड़ा सा हम फार्माकोलॉजी का लेक्शन देख लेंगे और ये पूरा वीडियो लेक्चर खत्म हो जाएगा ब्रदर। देखिए क्या मैटर है फार्माकोलॉजी का लेक्शन, यही कि ये शरीर पे कैसे काम करेगा, किस अंग पे क्या कर रहा है। तो स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन, अगर हमारे स्केलेटल मसल यानी कि ये जो मसल्स हैं, जो स्केलेटन का मतलब होता है हड्डी, और हड्डी के ऊपर, हड्डी का ढांचा जो है उसके ऊपर जो मसल्स है उसे स्केलेटन मसल्स बोल देते हैं, है ना। ये अब कहेंगे सर ये सब तो हड्डी पास ही नहीं, पेट में मसल्स जो है ये सब स्केलेटन मसल्स थोड़ी कहलाते हैं। तो ये स्केलेटल मसल हड्डी के पास जो उसको रिलैक्स कर देगा, यानी कि शिथिल पड़ जाएगा एकदम चुपचाप, कोई मतलब नहीं है। सीएनएस आल्सो डिप्रेस्ड, जो आपका सीएनएस जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ये सब चीज़ें डिप्रेस्ड हो जाएंगी, सुन्न पड़ जाएंगी, डिप्रेस्ड, कुछ सोच नहीं पाएंगे, इनेक्टिव तौर पे, इनेक्टिव बोल सकते हैं। एनाल्जेसिक इफेक्ट आर सोन, एनाल्जेसिक इफेक्ट यानी पेन किलर की तरह, यानी कि दर्द नहीं होगा, ऐसा इफेक्ट हमें महसूस होगा। द ब्लड प्रेशर आर आल्सो डिक्रीज, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। बाई इट एमेंसिया कर, इसके वजह से एमेंसिया भी महसूस होगा। एमेंसिया यानी कि वही लॉस ऑफ मेमोरी। और क्या है डोजेज में भैया, देखिए डोजेज में क्या है, हेलोथेन को 2.0 से 4.0% विद ऑक्सीजन एयर हम दे सकते हैं, ठीक है ना। हेलोथेन अभी आपने देखा था जो कि वोलेटाइल लिक्विड था, ये देखिए ये 2 से 4 ग्राम तक हम 4% दे सकते हैं हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ओके, 50% ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड विद 50% ऑक्सीजन इज यूज। ऑक्सीजन आधा मात्रा रहेगा और आधा नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, उसको यूज कर सकते हैं हम। कीटामिन IV एडमिनिस्टर्ड 1 to 2 mg पर kg, जैसा वेट है, अगर कोई बंदा 50 किलो का है तो उसे 50 mg हम लगा देंगे, है ना, इंट्रावेनस। कीटामिन IM इंट्रा मसल्स में लगा सकते हैं, इसको 4 से 5 mg हम लगा देंगे पर kg के हिसाब से, यानी कि अगर कोई बंदा 20 किलो का है तो उसे 4 से 20 में गुणा कर देंगे तो 80 mg हम लगा देंगे, है ना। ओके, तो ये लिखा है। इंडिकेशन क्या है, इंडिकेशन यानी यूज, इट इज यूज्ड एज अ जनरल एनेस्थेटिक, ठीक है भाई। इट इज यूज्ड इन सर्जरी फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, कम समय के लिए सर्जरी करना है तो यूज कर सकते हैं, अगर बड़ा सर्जरी है जैसे। इट इज आल्सो यूज्ड इन सर्जरी फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, लंबे समय तक का सर्जरी करना, जैसे बोलते नहीं आधा घंटा तक सर्जरी चला, 1 घंटा तक चला, तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज यूज्ड एज एन एंटी कन्वर्जेंट इन इमरजेंसी, एंटी कन्वर्जेंट की तरह भी यूज़ कर देते हैं। एंटी कन्वर्जेंट का मतलब होता है जिस व्यक्ति को मिर्गी वगैरह आ रही है, घबराहट हो रहा है उसको दे सकते हैं। कंट्रा इंडिकेशन, किस किस चीज़ में मनाही है, मॉडरेट टू सीवियर हाइपरटेंशन, अगर ज़्यादा जी, तो ये हाइपरटेंशन अगर
मॉडरेट हाइपरटेंशन, नॉर्मली अगर हाइपरटेंशन है तो उस समय नहीं देंगे। मॉडरेट मतलब जो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उतना बढ़ता घटता रहता है। एवॉइड इन कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, जब CHF हुआ है, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर यानी हार्ट प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, तो उस समय भी नहीं देंगे इस दवाइयों को। सेरेब्रल ब्रेन ट्रॉमा, यानी कि ब्रेन में ट्रॉमा है, कोई चोट वगैरह लगा तो भी नहीं देंगे, क्योंकि ब्रेन पे वैसे ही चोट लगा और आप ये दे दें और एकदम पता चले आदमी कोमा में चला जाए, डिप्रेशन में चला जाए। एवॉइड इन साइकाट्रिक डिसऑर्डर, अगर किसी को साइकाट्रिक यानी कि ब्रेन से संबंधित पागलपन वगैरह इस टाइप का थोड़ा बहुत डिसऑर्डर हो रहा है, ब्रेन से संबंधित दिक्कतें हैं, तो भी नहीं देंगे, क्योंकि वो वैसे डिस्टर्ब है, आप ये दे दीजिए और ज़्यादा पता चले उसका ब्रेन सप्रेस कर जाए, काम ही ना करे, तो दिक्कत है ना भाई। तो यही बात बोल रहा है। तो ठीक है, आपने आज ये टॉपिक्स पढ़ा और आपको समझ भी आएगा, मुझे पूरा यकीन है ना। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लेक्चर में लंबा नहीं करना चाहता हूँ, बड़ा आपको भी दिक्कत होगी। एनसेट पढ़ा, लोकल एस्थेटिक्स पढ़ा, जनरल एस्थेटिक्स पढ़ा, ग्लूकोमा पढ़ा, सॉरी ग्लूकोमा नहीं, ये 3 दवाइयाँ पढ़ी हमने। ये सब थोड़े छोटे हैं, जो 4-5 और बचे हुए हैं फार्माकोलॉजी ऑफ दिस ड्रग्स में, तो इसको पढ़ लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। उसके बाद एक वीडियो लेक्चर और होगा, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और आप लोग कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइए। और हाँ, एक चीज़ें और है, एनसेट के 2-3 दवाइयों के नाम आप कमेंट में करेंगे, लोकल एस्थेटिक के 2-3 नाम बिना देखे हुए आप कमेंट करेंगे, और जनरल एस्थेटिक के, जिससे आपकी चीज़ें याद होंगी। और लोग जो जनरल एस्थेटिक है या फिर एनेस्थेटिक्स हैं, इनके कितने स्टेज हैं वर्किंग के, 3-4 थे, मैं बता दे रहा हूँ फिर से। एनाल्जेसिया, अमेंसिया, इमोबिलाइजेशन और अनकॉन्शियसनेस, ये चीज़ें हैं। आप लोग कमेंट बताइए, आप लोग एक्टिव रहिए, एकदम कमेंट किया करिए, आपस में डिस्कस किया करिए, थोड़ा बहुत जो भी है मैटर, तो आपको याद होंगी भाई। ऐसे नहीं सेल्फिश होने से काम नहीं चलेगा, यहाँ देख लिया स्पीड में बस हो गया काम। थोड़ा सा देखिए, स्ट्रेटेजी बनाइए, हम तो बता ही रहे हैं, आप भी बनाइए। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।